हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपके क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने यथार्थता, परिशुद्धता, लंबाई के मापन के प्रकार को हमने समझा था। इस वीडियो में हम द्रव्यमान को कितने तरीके से परिभाषित करते हैं, जड़त्व द्रव्यमान क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, तथा ये समझेंगे कि जब किन्हीं दो अलग अलग विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक ही ऊंचाई पर से एक ही समय पर गिराया जाता है तो क्यों वो एक ही साथ आके स्थल पर गिरती हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान होता क्या है। देखिए, द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का एक परिमाण होता है जिसके में एक आकृति होती है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। वो और जो द्रव्यमान होता है ये दो तरीके से परिभाषित किया जाता है। पहला होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। जो जड़त्वीय द्रव्यमान, देखिए जड़त्व द्रव्यमान को समझने से पहले हम जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान इन दोनों को समझने से पहले हम यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थात कोई भी वस्तु कोई भी कार्य कर रहा है तो वह करता रहेगा एट रेस्ट इन मोशन, चाहे विरामावस्था में हो या गति में हो, जब तक कि हम उस पर बाह्य बल लगाकर रोके ना वह कार्य अपना करता रहता है। अर्थात वह गतिशील रहता है, विरामा में है तो विरामा में रहेगा, गतिशील है तो गतिशील में रहेगा। जड़त्व, देखिए अब जड़त्व जो कि देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम। और जो जड़त्व होता है, जड़त्व किसी वस्तु का प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है जो अपने आकार को बदलने के लिए क्या करता है, रोकता है, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। वो जड़त्व एक किसी चीज का माप है कि उसको मूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए कितना बल लगाना है, अर्थात उसको हटाना कितना कठिन है, उसको हटाने में कितना बल लगेगा। जैसे कि एक कोई छोटी द्रव्यमान की वस्तु है, एक कोई बड़ी द्रव्यमान की वस्तु है, अगर हम इन दोनों पे, इस पे भी 40 न्यूटन का बल लगाएं, इस पे भी 40 न्यूटन का बल लगाएं, अब आप बताइए कौन ज्यादा विस्थापित होगा, ये विस्थापित होगा या ये? जाहिर बात है जो छोटी द्रव्यमान अर्थात जो कम द्रव्यमान वाला है वो ज्यादा विस्थापित होगा, जो ज्यादा है वो कम विस्थापित होगा। क्यों? कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कम द्रव्यमान कम जड़त्व, ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा जड़त्व। अर्थात जिसमें जड़त्वता ज्यादा है इसके अंदर का जो जड़त्व है अर्थात अपने आकार को परिवर्तित करने के लिए रोक रहा है, ये क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ये है आपका 100 केजी, ये है आपका 50 केजी। तो अगर मान लीजिए मैंने इसमें 40 न्यूटन का बल लगाया, इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। अब जो है तो त्वरण अर्थात 20 बटे इसका जो जड़त्वीय द्रव्यमान कितना है 50, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान बोलेंगे। यही आपका जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। अर्थात जड़त्व वो होता है जो उसकी प्राकृतिक अर्थात एक प्रवृत्ति, एक गुण होता है जो कि अपने आकार को बदलने के लिए उसको रोकता है, वो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व के चूंकि ये जड़त्व का जो नियम है, ये जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम
उसका जड़त्व भी कम। अब हम चूंकि देखिए, अब इसको हम समझते हैं जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान। देखिए, जो जड़त्व द्रव्यमान होता है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकाला जाता है, और जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है ये गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से निकाला जाता है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर m में लगता है। और ये जो होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इस पे आधारित होता है। देखिए कैसे जड़त्व द्रव्यमान आया, क्यों जड़त्व द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान, इसमें अंतर क्या होता है। कोई भी वस्तु जब गिरती है, अलग अलग विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक साथ गिराया जाता है, छोड़ा जाता है एक ही समय पे, तो क्यों एक ही साथ गिरती है, इन चीजों को हम समझेंगे। और जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम एक फिगर सॉर्ट आउट और एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसे व्यक्ति नहीं एक बॉल हम समझते हैं, एक बॉल के माध्यम से हम समझते हैं। एक बॉल, ये छोटा बॉल है, ये बड़ा बॉल है, ये छोटा बॉल है, ये बड़ा बॉल है, और इनके बीच की दूरियां सेम है r, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जिया, यहां पे लिख देता हूं एनर्जिया मास। एनर्जिया मास जो होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ पे लगता है, आता है। और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ये होता है ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। और चूंकि अगर इसकी बात की जाए तो गैलीलियो के ये जो पूरा सिद्धांत है, ये जो पूरा आपका जो सिद्धांत है, अर्थात कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉलिंग, जो अर्थात वस्तुओं का जो ये जो सिद्धांत है गैलीलियो के लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज किस सिद्धांत पर है। अर्थात गैलीलियो ने यह बताया था कि जब किन्हीं दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से एक गिराया जाए तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तौर पे गिरती है, अर्थात बराबर एक ही समय गिरती हैं। अब ये अर्थात इसके कहा जाए कि जो अब ये प्रश्न उठा कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, और इसी चीज को इन्होंने सिद्ध करके लीनिंग टावर से इन्होंने ये प्रैक्टिकल करके सिद्ध करके दिखाया था। तो इसमें प्रश्न उठा कि आखिर ये होता क्यों ऐसा है कि जब इन्हें दो वस्तुओं के द्रव्यमान को गिराया जाता है तो एक ही साथ गिरते हैं। तो ये तो मान ये आपका जो है ग्रेविटेशनल मास इस पे होता है, इस सिद्धांत से निकालते हैं। और इनर्शिया मास जो होता है वो सेकेंड लॉ F बराबर ma के माध्यम से निकालते हैं। अगर इसकी बात की जाए इसको सेकेंड निकालते हैं, तो ये जो ये तो ये अर्थात पृथ्वी ये डिसाइड करती है कि किसी वस्तु के कौन से वस्तु को ज्यादा फोर्स से खींचना है, किस वस्तु को कम बल से खींचना है, अर्थात किस वस्तु को ज्यादा गुरुत्वीय बल से खींचना है,
किस वस्तु को कम गुरुत्वीय बल से खींचना है, अर्थात जो गुरुत्वीय बल है वो मास के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, अर्थात ज्यादा मैसिव मास है, अर्थात बड़ा मास है, द्रव्यमान है तो ज्यादा गुरुत्वीय बल लगा के खींचेगा। छोटा मास है तो उसको कम गुरुत्वीय बल लगा के खींचेगा। ये भी बड़ा सवाल होगा कि ये भाई ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अब ये द्रव्यमान, ये वस्तुएं जो हैं पृथ्वी पे गिरेंगी तो इनके बीच की दूरी है, ये भी एक पिंड हुआ, ये भी एक पिंड हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों के बीच एक बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। तो देखिए, इस पिंड को हम मानते हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और इन दो गेंदों को इन गेंद को हम मानते हैं मास ऑफ बॉल। तो F बराबर G M1 अर्थात MB मार्कर G MB ME R के स्क्वायर। अब देखिए, ये किसका है? अर्थ का द्रव्यमान है ना, और इनके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी है और ये बल है। तो इसका तो हमें जी पता है, गुरुत्वीय त्वरण जी हमको इसका पता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन क्या इस जो द्रव्यमान है इसका हमें पता है? नहीं है ना। तो इसका हम निकालेंगे, तो ये जब निकलेगा तो इसका जो निकालेंगे हम F बराबर MA से निकालेंगे। क्यों? कि ये बल और ये बल बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो इस पे हम निकालेंगे F बराबर MB A हो जाएगा, F बराबर MBA। अब देखिए, ये बल और ये बल बराबर है। अब इस मान को यहां पे हम रखेंगे MB A बराबर G MB ME अपॉन R के स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा? A बराबर G ME R स्क्वायर। तो ये तो एक्सेलरेशन हुआ, और इसी को ही हम जब कोई वस्तु गिरती है ऊंचाई से, गिरती है तो वहां पे क्या हम रख देते हैं? जी, अर्थात यहां पे लिख देंगे हम जी बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम लिख देंगे यहां पे जी बराबर ME बटे R का स्क्वायर, ठीक है। ये हम यहां पे कर लेते हैं F बराबर MBA। इसी सूत्र को यहां पे हमने रखा है, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए, G आपका अर्थात A कांस्टेंट हो गया, G भी कांस्टेंट हो गया, A कांस्टेंट हो गया, G कांस्टेंट हो गया, R भी कांस्टेंट हो गया, अर्थात A भी दोनों के लिए होगा, G दोनों के लिए होगा, R भी दोनों के लिए होगा। अब आप कहेंगे कि अर्थात इनका जो द्रव्यमान से कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है, दूर दूर तक, अर्थात AGR ये कांस्टेंट हो गया, अर्थात इनके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, अर्थात ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है, अब देखा गया कि देखिए, त्वरण जो होता है वो समतल के लिए, अगर कोई वस्तु चल रही है, आप जमीन पे हैं तो ए लेते हैं, लेकिन जब गिरती है, गुरुत्व फ्री फॉल गिरती है कोई वस्तु, तो वहां पे हम जी लेते हैं, न कि ए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हुआ, यहाँ पे ए हुआ, दोनों जगह तो बराबर ही है। लेकिन ये सवाल हुआ कि भाई जब दोनों जगह है
एक ही चीज है तो इनकी परिभाषा अलग क्यों है? अर्थात जड़त्वीय द्रव्यमान ये जो है एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल जो है ये एक दूसरे को अफेक्टिव अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात ये बदलते नहीं हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो अर्थात अगर इसकी बात की जाए तो जो आपका इनर्शिया मास है वो इस चीज का मेजरमेंट है कि किसी भी चीज को, अर्थात इनर्शिया मास इस चीज का मेजरमेंट है कि उसको हटाने में अर्थात मूव करने में कितना बल लगेगा, अर्थात उसको हटाने में कितना कठिन है। और ग्रेविटेशनल मास जो है इस बात को दर्शाता है कि जब वह ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, अर्थात ये जो मास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो वो कितना बल महसूस करता है, अर्थात ग्रेविटेशनल मास ये कहता है कि कोई पृथ्वी उसको कितनी बल से खींच रही है, ये इस चीज को परिभाषित करता है। और ये जो ये परिभाषित करता है कि उसको हटाने में कितना बल लगेगा। इसमें इनर्शिया मास में आपका ए है, एक्सेलरेशन है, और आपका ग्रेविटेशनल मास में एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन में आपका जी नहीं है, और ग्रेविटेशनल मास में आपका जी है, जिस वजह से हम बोलते हैं अर्थात जड़त्व द्रव्यमान। तो उम्मीद है कि देखिए ये जो द्रव्यमान है इसी प्रकार से हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल तथा उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का अनुपात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। लेकिन ये तो था मेजरमेंट का कि ग्रेविटेशनल मास जो ये बताता है कि पृथ्वी उसको कितनी बल से खींच रही है, और इनर्शिया मास वो होता है कि उसको हटाने में कितना बल लगेगा, ये इस चीज का मेजरमेंट है। अब ये सवाल हुआ कि आखिर पृथ्वी कैसे पहचानती है, कैसे करती है कि कौन ज्यादा द्रव्यमान है, कौन कम है, किसको ज्यादा गुरुत्वीय बल से खींचना है, किसको कम गुरुत्वीय बल से खींचना है, ये एक सवाल पैदा हुआ। लेकिन ये जो इन दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये रिलेशन है कि ये एक दूसरे को इफेक्टिव तौर पे हैं, ये कैसे हुआ? तो ये लगभग 200-250 साल तक इसको कोई बताया ही नहीं। लास्ट में इस चीज को आइंस्टीन ने सॉल्व किया था और उन्होंने सिद्धांत दिया था इक्विवेलेंट ऑफ मास। अर्थात 200-250 साल तक इनकी रिलेशन, इनके संबंध को कोई सॉल्व ही नहीं किया, कोई बता ही नहीं पाया। तो 200 साल बाद, लगभग 200-250 साल बाद आइंस्टीन आए और उन्होंने सिद्धांत दिया था प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसको हम समझेंगे इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टीन का, आइंस्टीन इक्वी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर है, कोई वस्तु है पृथ्वी की सतह पर है, जहां पे आपका ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्व है, एक मिनट, सॉरी, ये कोई व्यक्ति है और यहां पे क्योंकि देखिए ये अर्थ है आपका और इसमें यहां पे जी है,
तो क्या करेगा, इसको जी अर्थात गुरुत्वीय बल से खींचेगा। क्या करेगा, गुरुत्वीय बल से खींचेगा। तो इसका जो है गुरुत्वीय बल से खींचेगा और इसके ऊपर भी एक बल लगेगा। क्या होगा, इसके ऊपर भी एक बल लगेगा जिसको कि हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और यहां जो ए बराबर होगा वो 0 होगा। ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। जिस प्रकार से इसका जो इस पे जो बल, एक बल लगेगा जिसको कि नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे ए जो होगा त्वरण होगा। और जिस वजह से यहाँ पे इनका जो कि अपरेंट वैल्यू इसको महसूस होगा, इनको एक अपरेंट वैल्यू महसूस होगा। अपरेंट वैल्यू जो इनको आभास हो, उस व्यक्ति को आभास हो। एक्चुअली इसकी एक्चुअल जो मास है कुछ और होगा, लेकिन अपरेंट जो कि उस समय इनको वेट महसूस होगा, एक ऊपर बल लगेगा। तो इस प्रकार इसकी एफएम अर्थात जो इसका द्रव्य, इस प्रकार से जो इसका जो द्रव्यमान होगा ये क्या होगा, क्योंकि ए तो 0 है, तो जिस वजह से जो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे एफएम बराबर एम इंटू जी। ठीक है, एफएन बराबर अर्थात एफएन बराबर एम इंटू 9.8। देखिए, क्योंकि ऊपर बल इसलिए लगेगा, कोई भी जो बल होता है एक्शन रिएक्शन में होता है। अगर आप किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो वह भी वस्तु आपके ऊपर बल लगाती है, जिस वजह से इसको ऊपर भी एक बल लगेगा और नीचे जो कि गुरुत्व के तौर पे इसको खींच ही रही है, जिस वजह से इसका जो द्रव्यमान होगा वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अगर यहाँ पे एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह या स्थान है जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, यहां पे नो ग्रेविटी, और यहां पे आपका कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति है। तो अब क्या होगा, अब चूंकि जब यहां पे ग्रेविटी है ये नहीं है तो इसको पृथ्वी खींचेगी ही नहीं, जिस वजह से ये ऊपर उड़ेगा, इधर से उधर भागेगा। तो इसके ऊपर केवल बल लगेगा, क्या होगा, वो नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और जो यहाँ पे ये जी बराबर 0 होगा, यहाँ पर ए बराबर 0 था, यहाँ पे जी बराबर 0 हो जाएगा। और जो ए है यहाँ पे वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार इसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, एफएन बराबर एम इंटू क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जी आपका खत्म है, जी है ही नहीं, तो एफएन बराबर आपका हो जाएगा एम इंटू 9.8। आप देखे होंगे कि दोनों परिस्थितियों में द्रव्यमान वही है, अर्थात आप कहीं जाइए, आपका जो द्रव्यमान जो कि परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, ग्रेविटी हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट जो कि यहाँ पे जो आपका जो त्वरण था, ऊपर बल लगा था, तो यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटी है, जो कि यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान होगा वो नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो होगा, जो दोनों का द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तित तो नहीं होगा, अर्थात इन दोनों के इफेक्टिव चेंज में कोई भी इफेक्टिव चेंज नहीं होगा, कोई भी इफेक्टिव चेंज नहीं होगा। ये तो आपकी फर्स्ट मेथड रहा। सेकेंड सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, सेकेंड सिचुएशन में अगर आप देखें तो
ये आपकी ये पृथ्वी है, ये कोई है जहां पे आपकी ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है। यहां पे ग्रेविटी है। अगर यहां पे कोई बॉल है, बॉल नहीं, व्यक्ति को ही लेके चलते हैं, ठीक है। और ये फ्री फॉल, जो कि पृथ्वी के प्रभाव में फ्री फॉल गिर रहा है। क्या हो रहा है? ये गिर रहा है, फ्री फॉल गिर रहा है, जिस वजह से इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? इसको अपरेंट वेट इसका जीरो महसूस होगा, लगेगा कि मेरा वेट ही नहीं है, इसको लगेगा कि मेरा वेट जीरो है। अगर इसी चीज को यहां पे चला जाए जहां पे जो कि ग्रेविटी नहीं है, अर्थात देखिए यहां पे अगर ये आता है तो यहां पर भी ग्रेविटी है नहीं, तो यहां पर भी ये अनियमित गति करेगा, यहां पर भी मूव करेगा, तो यहां पर भी इसका वेट, अपरेंट वेट जो कि क्या होगा? जीरो ही मूव होगा, तो जीरो ही होगा। दोनों परिस्थितियों में इसके इफेक्टिव नो चेंज। इसी आधार पे कहा गया है कि जो कि जड़त्वीय द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है। ये होते हैं आपके जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। आपको परिभाषा से रटना नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट उस चीज को, रीजन को इफेक्ट, उस चीज को इफेक्ट को समझना है कि उसके पीछे का प्रभाव क्या है, कारण क्या है, उस चीज को समझना है। किताबी भाषा को बिल्कुल नहीं रटना है। ये थे आपके जो कि जड़त्व द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान की जो कि सिद्धांत है। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो कि पृथ्वी पहचानती है कि किसको कितने बल से खींचना है, किसका द्रव्यमान कम है, किसका ज्यादा है, इन सभी सिद्धांत पे तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान, इसी सिद्धांत पे जड़त्व द्रव्यमान हम कह सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर कि गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्व द्रव्यमान के बराबर होता है। और चूंकि जो इनर्शिया मास होता है वो क्या होता है? किसी वस्तु को हटाने में कितना बल लगेगा, और जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो ये बताता है कि पृथ्वी उसको कितने गुरुत्वीय बल से खींच रही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने इसमें ग्रेविटेशनल मास को समझा, प्रैक्टिकल तौर पे इसको निकाल के देखा, थ्योरी के तौर पे इनर्शिया मास को भी समझा, परिभाषा को समझा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को समझा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आप कमेंट करके आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उस चीज को हम समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं द्रव्यमान के मापन और सार्थक क्या होता है, सार्थक ज्ञात करते समय किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान का मापन। देखिए द्रव्यमान का मापन के लिए जो पहला पॉइंट इसमें है, अति सूक्ष्म कण जैसे परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन आदि के द्रव्यमान मापन के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रेमी लेखी का प्रयोग करते हैं। इन चीजों से इन अति सूक्ष्म जो लगभग मैंने पार्ट 7 में बता चुके हैं कि कितने इनकी जो परास होते हैं, कितने कितने बीच के रहेगा, तो वो अति सूक्ष्म में आते हैं। उनका द्रव्यमान स्पेक्ट्रेमी लेखी का प्रयोग करके इनका मापन करते हैं। नेक्स्ट आता है भारी पिंड। भारी पिंड जैसे कि ग्रह हुआ, उपग्रह हुआ, तारे हुए, इन सब चीजों का जो कि मापन जो है न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से जो कि
करते हैं और वो कौन सा लगाते हैं, F बराबर, जो कि आपको हम पढ़ाए हैं, F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के रख के निकालते हैं। नेक्स्ट आपका आता है साधारण पिंडों के द्रव्यमान निम्न दो प्रमुख विधियों से ज्ञात करते हैं। साधारण जो द्रव्यमान होते हैं वो एक जड़त्वीय तुला होता है, एक भौतिक तुला होता है। ये दोनों एक यंत्र है और ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि इनको हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि जड़त्वीय तुला होता क्या है, और इसको हम प्रैक्टिकल लेके आएंगे इसका, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला ये द्रव्यमान के मापन में है। अति सूक्ष्म मापन, अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन, भारी पिंड का, साधारण पिंड का, जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला, उन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सार्थक अंक क्या आता है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी यथार्थता अधिक होगी। यथार्थता पढ़ा चुके हैं किसमें, पार्ट 7 में। यथार्थता जिस वस्तु का मापित मान वस्तु के वास्तविक मान के जितने नजदीक होगा, जितने करीब होगा, उसकी यथार्थता अधिक होगी। ये यथार्थता हम पढ़ा चुके हैं, अर्थात उतना ही शुद्ध होगा। अब ये सार्थक, क्योंकि मतलब जितने भी हम माप के लिखते हैं, जितने भी अंक हम प्रयोग करते हैं, वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब कौन कौन सार्थक, ऐसा तो मतलब नहीं है ना, अगर हम लिख दिए, अगर हम लिख दिए 0 0, सॉरी हम लिख दिए 0 0, क्या ये सार्थक हो गया? इसका मतलब तो ये नहीं है ना, ये भी तो एक संख्या ही है, लेकिन नहीं, ये सार्थक नहीं है। तो सार्थक में कौन कौन आएगा, चलिए इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है जितने भी अशून्य अंक है वो सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि अशून्य अंक की अगर बात की जाए, जैसे में 7.9986 इस टाइप के होंगे, ये सब अशून्य सार्थक अंक होंगे, जो इस तरह से होगा। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। नेक्स्ट आपको होता है दो अशून्यों के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक। अशून्य का मतलब होता है कि न ही उसमें 0 हो, ठीक है, अर्थात वो शुद्ध होता है, वो अशून्य। एक से लेकर 9 तक ही अशून्य अंक आते हैं। ठीक है, ये अशून्य अंक होता है, सार्थक अंक में हम बोलते हैं, मापन में इसको बोलते हैं। दो अशून्यों के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक होता है। चलिए समझते हैं इसको। जैसे कि 0 पॉइंट, अगर इसमें बात की जाए कि सार्थकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। दो अशून्यों के बीच, अगर दो अशून्यों के बीच, अशून्य मैं बता चुका हूं 1 से लेकर 9 तक, इसमें अशून्य में आते हैं और ये सब अशून्य होंगे। ठीक है, सार्थक दो अशून्यों के बीच शून्य अंक आ जाए, शून्य अंक आ जाए तो वो सार्थक होता है। जैसे कि 0.33000456, देखिए ये अशून्य, ये भी अशून्य, और ये क्या है, शून्य है। तो अब ये भी 0 भी अगर केवल 0 0 लिख देते ना तो ये अशून्य हो जाता है, ये सार्थक है, ये नहीं है। लेकिन अगर ये अंकों के बीच में आ जाए, सीधा समझिए, मैं अशून्य नहीं अंक बोलता हूं। ठीक है, पहले तो जितने सारे अंक है, ठीक है, 0 को छोड़ के जितने अंक है आप लिखते हैं वो आएगा। इसके बाद अंकों के बीच में अगर 0 आ जाए, अर्थात अशून्य के बीच में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, ये सब सार्थक। अगर इसमें पूछे कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक आपके 6 हैं। नेक्स्ट आपका होता है संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए आ गया, जैसे कि अगर आपका इस तरह से है 0.0000675 इस रूप में है,
तो 1 2 3 ये अशून्य होंगे, केवल 1 2 3 केवल यही सार्थक अंक होंगे। इस तरह से रहेगा, बाईं तरफ रहेगा तो क्या होगा, ये जो शून्य अगर आ जाए तो सार्थक अंक नहीं होता है, अर्थात इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो 3 होंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट आपका है संख्या के दाईं ओर। संख्या के दाईं ओर अशून्य आते हैं तो किसमें कहलाते हैं, सार्थक का कहलाते हैं। जैसे 0.334000 ये सब यहाँ पे सार्थक होंगे। लेकिन अगर यही पहले आता बाईं की साइड तो ये सार्थक अंक नहीं कहलाता। अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 6 हो गए। सार्थक अंक कितने हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए। सॉरी इसे भी लिख दिया कहा हमने, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए ये इसका है, ये इसको इसके सामने लिख देते हैं 0.000657 सार्थक अंक, सार्थक अंक 6 और ये दाईं वाला है तो 0.334000 ये सार्थक अंक अगर इसमें पूछे तो कितना हो जाएगा, इसमें जो सार्थक अंक है आपका 6। दशमलव रहित शून्य संख्या के दाईं ओर आने वाला, ठीक है, दशमलव रहित संख्या के अगर आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे कि आपका 554000 इस तरह से हो तो इसमें आपका जो है ये सार्थक अंक 3, ये 0 नहीं कहलाएगा। अगर जब तक दशमलव लगा ना हो, अगर यहाँ पे दशमलव लग जाए, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, कहीं भी लग जाए, अगर दशमलव अंक नहीं है इसमें तो जो 0 सार्थक अंक, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें अगर बात करें सार्थक अंक तो कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, 3। लेकिन अगर यही अगर आपको मात्रक या मापन में आए, जैसे कि 1000, जैसे बोल दे 1000 किलोग्राम, तब ये आपका पूरा टोटल इसमें क्या होगा, 3 सार्थक, कितने 4 सार्थक अंक, इसमें 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक। ध्यान दीजिए अगर दशमलव रहित, अगर दशमलव नहीं है, अगर उसमें दाईं तरफ 0 है तो वो आपका सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही 0 मात्रक या मापन के साथ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सार्थक बन जाएगा। जैसे 1000 किलोग्राम तो क्या हुआ, 1000, 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक कितने बन गए, 4 सार्थक अंक बन गए। नेक्स्ट आता है चर घातांकी में निरूपण में दी गई संख्या का आंकिक अंक ही सार्थक अंक होता है। इसका क्या मतलब है कहने का, इसका मतलब है कि जैसे कि आपका लिखा है 3.45 2 लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ये जो चर घातांकी आपका होता है निरूपण, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। केवल हम ये दशमलव रहित वाला जो यथार्थ है हम उसको लेते हैं। अगर इसमें सार्थक अंक की बात की जाए तो इसमें जो सार्थक अंक होते हैं ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या सार्थक अंक था, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं जो स्ट्रोक में हो। ठीक है, इसमें सार्थक अंक 5 हैं। 2 अशून्य के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक होता है। यहाँ पे डेसिमल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 अशून्य, देखिए 5 6 3 3 के बीच में 2 0 है तो ये सार्थक अंक बन गया। ठीक है, अगर यही संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं है, अगर अंक अशून्य के इधर है, बाईं तरफ है, तो क्या कहलाएगा, ये 0 जो है सार्थक अंक नहीं बनेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया हूं, यहाँ पे केवल 3 ही सार्थक होंगे ना, क्योंकि यही है, ये तो रही है नहीं है। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर संख्या की दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं।
अगर यही शून्य जो है इसके दाईं तरफ आ जाए, डेसिमल लगा होना चाहिए, ध्यान दीजिए, डेसिमल, ये सब डेसिमल, इन सब डेसिमल के तौर पे है जितने हैं चारों पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, अगर दशमलव रहित हो और शून्य के दाईं तरफ आ जाए तो क्या बन जाएगा, सार्थक अंक बन जाएगा, जिसमें कि 6 सार्थक अंक है। दशमलव रहित अर्थात कोई अंक ऐसा अंक आ जाए लिखा हुआ बड़ा, जो कि उसमें डेसिमल हो ही ना, और वो बाईं तरफ अगर आ जाए शून्य, तो वो क्या होता है, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, केवल अंकों को लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 से लेकर 9 तक को ही हम उसमें सार्थक अंक लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चर घातांकी में निरूपण में दी गई संख्या का आंकिक अंक ही सार्थक अंक होता है। इसको मैंने बताया है, इसमें जो घात के रूप में कोई होती है, जैसे जितने भी 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -8, इन सब चीजों को घातों को नहीं लिया जाता है। अंक जितना रहेगा 5 पे, जैसे कि 5.66, 10 टू पावर -4 हो, 3.5, 10 टू -9 हो, तो इन तरह के जितना भाई इन सबको छोड़ देंगे हम, केवल यही होगा सिग्निफिकेंट नंबर, अरे सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर, यही होगा। तो ये थे आपके सार्थक अंक। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सार्थक अंक होते हैं और कौन कौन सार्थक अंक नहीं होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपको आज की जो सारी टॉपिक्स हैं हमने कवर की, इसमें द्रव्यमान समझा, कैसे दो वस्तुओं एक ही बार गिरती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच को समझा, इन सारी चीजों को हमने अध्ययन किया। सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक को ऐसे पहचानते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सार्थक अंकों के जोड़ घटाना कैसे करते हैं, सार्थक अंकों का गुणा भाग कैसे करते हैं। इसके बाद सार्थक अंक में जो मापन की त्रुटियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ये स्क्रीन पे आपके कुछ अंक दिए गए हैं, आप इनके सार्थक अंक पहचानिएगा कि इसमें कितने सार्थक अंक है और ये सार्थक अंक है या नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।